हेलो फ्रेंड्स, आपका जीके कंसाइज क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम विशेष रूप से भील जनजाति एवं गोंड जनजाति के बारे में तथा उससे संबंधित तथ्य के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो के अंत में आदिवासी जनजाति तथा जाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भील जनजाति की जनसंख्या 46.18 लाख है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही ये भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। इन्हें अगर रूप रंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, लेकिन कई विद्वान इन्हें द्रविड़ियन या कोल मूल का भी बताते हैं। इनका निवास स्थान मध्य प्रदेश के मालवा के पठार तथा पश्चिमी निमाड़ पर पाया गया है, जिसमें आपका रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी क्षेत्र शामिल है। भील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कथा सरिता सागर में किया गया है, जो कि सोमदेव द्वारा कृत है, और इसी में एक पात्र गुंधप्पा द्वारा इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। भील शब्द का किसमें किया गया था? कथा सरिता सागर में। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भील शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो ये ऑप्शन में आ सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विल्लुवर से, जो कि एक तेलुगु भाषा का शब्द है, और विल्लुवर का अर्थ होता है धनुष। साथ ही अगर भील की बात की जाए तो भील का अर्थ होता है कमान, ठीक है, और ये धनुष यूज करते हैं, इसलिए इन्हें भील कहा गया है, और इन्हें ही भारत का सबसे बहादुर धनुष पुरुष का भी दर्जा दिया गया है। किसे दिया गया है? भील को क्या कहा जाता है? बहादुर धनुष पुरुष भी कहा जाता है। भीलों की पहचान धनुष के साथ साथ बांसुरी से भी की जाती है। भीलों के जो युवा पुरुष होते हैं उन्हें बांसुरी बजाना बहुत पसंद होता है, और आपको पता होगा कि भीलों को मामा कहलाना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। वे उनको कोई मामा कहते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं। आपको ये वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। भीलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा भीली होती है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, मराठी तथा संस्कृत के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब भीली इंडो आर्यन लैंग्वेज है, और ये इन सभी लैंग्वेज का एक मिक्सचर होता है। भीलों की शारीरिक विशेषता की बात करी जाए तो ये सभी जनजातियों में सबसे सुंदर और आकर्षक होते हैं। खास तौर पर भिलाला उपजाति, भील की जो उपजाति है भिलाला, वो सबसे ज्यादा सुंदर, सुगठित और आकर्षक होते हैं। इनके जीविकोपार्जन की बात करी जाए तो इनका जीविकोपार्जन किसानी, मुर्गी पालन, श्रम करके तथा लकड़हारे का काम करके ये अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। ये खेती वनों को जलाकर तथा वनों को काटकर करते हैं। इस पूरी पद्धति को दाहिया कहा जाता है। इस पूरी पद्धति को दाहिया कहते हैं, या चिमाता खेती के भी नाम से जाना जाता है। ये खेती के औजार बनाने में कुशल होते हैं, और ये औजारों को वीकली हाट, जिन्हें मार्केट में जाकर के सेल कर देते हैं। सामाजिक विशेषताओं में अगर बात करी जाए तो ये पितृसत्तात्मक होते हैं, और संयुक्त परिवार में रहने की भील जनजाति में प्रथा होती है। इनमें किसी एक मकान को कू तथा मकानों के समूह को फाल्या भी कहा जाता है। विवाह की बात करी जाए तो भगोरिया, गोल गधेड़ो, नियमित विवाह, गंधर्व विवाह, भाई भाई, नतारा, घर जमाई, बधू शुल्क जैसे बहुत सारे विवाहों का प्रचलन भील जनजाति तथा इनकी उपजातियों में है। बात करी जाए अगर भगोरिया जाति की, भगोरिया विवाह को सहमति तथा सहपलायन का विवाह भी कहा जा सकता है। जबकि गोल गधेड़ों की बात करी जाए तो यह विवाह परीक्षा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भील युवतियां जो होती हैं वो युवक की परीक्षा लेती हैं, और जो उनकी परीक्षाओं में खरा उतरता है या उनके दिए हुए जो भी कार्य होते हैं उनमें सफल होता है, तो उस युवक से वो युवतियां विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और बधू शुल्क का भी प्रचलन है भील जनजाति में। बधू शुल्क के प्रचलन को दापा प्रथा भी कहा जाता है, परंतु वर्तमान समय में अगर स्थिति देखी जाए तो इनका प्रचलन काफी कम हो गया है। पहले ये काफी ज्यादा इनके प्रचलन में था कि कोई भी वधू का मतलब अगर शादी होती है तो वर पक्ष को वधू के लिए
वधु के रूप में इन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। परंतु सुरमादास और गोविंदगिरी आंदोलन के बाद वधु शुल्क का प्रचलन काफी कम हो गया है भील समाज में। भीलों में महत्वपूर्ण व्यक्ति की अगर चर्चा करी जाए तो भगत, मदवी, वदवो ये सबसे पवित्र व्यक्ति माने गए हैं भील में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भगत, मदवी या वदवो का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन रहेंगे भील, गोंड, भारिया, सहरिया। आपका आंसर होगा भील। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भगत, मदवी, वदवो ये सब क्या हैं? सबसे पवित्र व्यक्ति हैं भील के। पुजारों का काम क्या होता है? तो पुजारों का काम होता है उपचार करने का, मतलब कहा जा सकता है डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट है कोटवार के बारे में देखा जाए तो गांव की देखभाल करने का काम कौन करते हैं? कोटवार। ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले कई एग्जामों में ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करके आपसे अर्थ पूछा गया है। टांट्या भील, भीमा नायक और रघुनाथ मंडलोई ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने समाज को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों तक से लोहा लिया है। नेक्स्ट बात करी जाए तो भीलों के उपविभाग की। इसमें है आपके प्रथम है उजला भील और सेकंड है आपके कालिया भील। उजला भील को भिलाला के नाम से भी जाना जाता है। उजला भील अपने आप को उच्च या श्रेष्ठ भील मानते हैं, साथ ही इन्हें भिलाला भी कहा जाता है। जबकि कालिया भील सबसे कमजोर भील होते हैं। उजला भील जो होते हैं वो कालिया भील से कन्याएं तो ले लेते हैं बट अपनी कन्याओं का विवाह कालिया भील में नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उजला भील श्रेष्ठ भील होते हैं जिन्हें भिलाला कहा जाता है, जो कि कालिया भील से उनकी लड़कियों से विवाह कर लेते हैं। लड़कियों से लड़कियां ले लेते हैं बल्कि अपनी लड़कियां कालिया भील को नहीं देते हैं। नेक्स्ट बात करी जाए, अगर उपजातियों की बात करी जाए तो यहाँ पर है आपके फर्स्ट हैं भिलाला, भीली, बरेला, पटालिया, रथियास, बैगास और तड़वी। भिलाला सबसे उच्च श्रेष्ठ भील होते हैं जबकि तड़वी सबसे कमजोर भील होते हैं। तड़वी आपके कैसे भील होते हैं? कमजोर भील होते हैं। और ये ऐसे भील हैं जो कि इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं। ये तड़वी आपके कैसे होते हैं? इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भील भी क्या कहलाते हैं? तड़वी भील कहलाते हैं। तड़वी भील का निवास स्थान की बात करी जाए तो ये साजापुर, आगरमालवा और गुना में निवास करते हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं बात करी जाए भीलों की तो इनका भगोरिया नृत्य विश्व प्रसिद्ध भगोरिया नृत्य है और अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में अलीराजपुर में मनाया जाता है। ये होली के 8 दिनों तक लगने वाला भगोरिया नृत्य है। इसमें से 3 दिन विशेष होते हैं, जो कि पहले दिन को जिसको कहा जाता है गुगलिया, जिसमें हाट लगता है, और भगोरिया जिसमें गांव के सम्मानित व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति हाट में भगोरा देवता की पूजा करते हैं, जिसके बाद सांस्कृतिक नृत्य तथा प्रसाद वितरण होता है। और तीसरा दिन होता है उजड़िया का, जिसमें मेला वीरान हो जाता है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि मेले की समाप्ति होती है। अब जो ये गोल गधेड़ों का उत्सव है, ये भगोरिया नृत्य के ही दौरान मनाया जाने वाला उत्सव होता है। गोल गधेड़ों के माध्यम से अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं। दापा प्रथा की बात की जाए तो यहाँ पर जो शुल्क की बात मैंने करी थी, वधु शुल्क की, तो ये दापा प्रथा में ही होता है, जो युवती पक्ष द्वारा युवक पक्ष से ली जाने वाली रकम को कहा जाता है। इनसे संबंधित कुछ शब्द, उनकी कुछ विशेषताओं की बात करी जाए तो भील जनजाति गुदना प्रिय होते हैं। इनके एक मकान को कू कहा जाता है, कू, जबकि मकानों के समूह या मोहल्ले को फालिया कहा जाता है। इनके द्वारा जो कृषि होती है, ये वनों को काटकर तथा जलाकर कृषि करते हैं, जिसे चिमाता या दाहिया कहा जाता है। भीलों की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है पिथौरा, जिसके प्रमुख कलाकार हैं पेमा फालिया, और ये हैं पेमा फालिया जी। इन्हें 2014 और 15 का तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। कब का सम्मान मिला है इनको? 2014 और 15 का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तड़वी भील, इस्लाम ग्रहण करने वाले भीलों को कहा गया है। इनका अगर पर्व की बात करी जाए तो गोल गधेड़ो है, भगोरिया, चलवाड़ी, जतारा। नृत्य भगोरिया है, डो, बड़वा, घूमर और गौरी। ये सारे शब्द आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों में से आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से निम्न में से कौन सा विवाह भीलों द्वारा किया जाता है।
प्रमुख भोजन की बात करी जाए तो इनका प्रमुख भोजन मक्का है, लेकिन ये विशेष अवसरों या विशेष त्योहारों पर गेहूं का भी प्रयोग करते हैं। शराब भीलों के जीवन का अनिवार्य अंग है। शराब भीलों के जीवन का अनिवार्य अंग है। गर्मी में ये ताड़ी पीना पसंद करते हैं। गर्मी में क्या पीना पसंद करते हैं? तो ताड़ी। ताड़ी पीना किसको पसंद है? भीलों को। भीली स्त्रियां विश्व की सबसे अधिक गहना प्रिय स्त्री हैं। पीएससी के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भिलाला अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भिलाला भील की सर्वश्रेष्ठ उपजाति हैं जो कि अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। और अगर बात करी जाए एकलव्य की, तो महाभारत कालीन एकलव्य भील जाति से संबंधित थे। चलिए कुछ गोंड जनजाति के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्रित कर लें। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक का एक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। गोंड जनजाति। गोंड जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से है, जिनका मूल द्रविडियन है। क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से है तथा इनका मूल। गोंड जनजाति का निवास स्थान तो वैसे पूरे मध्य प्रदेश में है, परंतु ये विशेष तौर पर विंध्य और सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जिले आते हैं सागर, होशंगाबाद, बैतूल, बालाघाट और छिंदवाड़ा। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है, जो कि एक तेलुगु भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पहाड़, इसलिए ये पहाड़ों में निवास भी करते हैं। गोंड स्वयं को कोई तोर भी कहते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कोई तोर का संबंध किससे है। गोंड के शारीरिक विशेषता की बात करी जाए तो ये संतुलित, त्वचा एवं बाल काले होते हैं, दाढ़ी मूंछ में कम बाल होते हैं तथा इनकी नाक काफी चौड़ी होती है, चौड़ी तथा फैली हुई होती है। नेक्स्ट है सामाजिक विशेषताएं। ये संयुक्त परिवार तथा एकल परिवार दोनों तरह के परिवारों पे रहने पसंद करते हैं। इनके यहाँ विवाह के कई तरीके और साथ ही गोंड जनजाति अपने रीति रिवाजों के मामले में काफी कट्टर भी माने गए हैं। विवाह के तरीके इनके यहाँ बहुत सारे हैं तथा ये विनिमय प्रवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह, ये सब गोंड जाति तथा उनकी उपजातियों द्वारा भी अपनाए गए विवाहों की प्रथा है। लामानाई या लमसेना, दूध लौटावा, पठौनी विवाह और चढ़ विवाह। मालामाल वीकली मूवी आप सभी ने देखी होगी, जिसमें नायक नायिका से शादी करने के लिए इसके घर में रह करके सेवा देता है और अगर इस लड़की के पिता खुश हो जाते हैं तो वे अपनी लड़की का हाथ लड़के को दे देते हैं। इस तरह की जो प्रथा होती है वो लामनाई कहलाती है या लमसेना कहलाती है। जबकि दूध लौटावा का अर्थ है कि बुआ की लड़की मामा के लड़के से शादी आपस में कराई जा सकती है। पठौनी विवाह की बात करी जाए तो दुल्हन बारात लेकर के दूल्हा के घर जाती है। पठौनी विवाह में दुल्हन बारात लेके जाती है, जबकि चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेकर के दुल्हन के यहाँ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये विशेष तरह के विवाह हैं जो कि गोंड जनजाति द्वारा अपनाए जाते हैं। लमसेना में लड़का लड़की के यहाँ जाकर के सेवा देता है। दूध लौटावा में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह हो जाता है। पठौनी विवाह में दुल्हन बारात लेकर जाती है, जबकि चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेकर के आता है। इनके जीविकोपार्जन की बात करी जाए तो इनका जीविकोपार्जन कृषि करके, शिकार तथा वनोपज उपज या कृषि खेती करके इनका जीविकोपार्जन चलता है। इनके घर घास फूस, बांस एवं मिट्टी के बने हुए होते हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं कही जाए, ये विशेष अवसरों पर विशेष नृत्य करते हैं, जैसे कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, दीवानी, एबालतूर आदि कई ऐसे नृत्य हैं जो गोंड जनजाति द्वारा किए जाते हैं। इनमें से कर्मा विश्व का प्रथम लोक नृत्य है, जिसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। घोटुल प्रथा भी विवाह करने का एक प्रथा है, जिसमें भाग लेने वाले युवकों को चेले तथा भाग लेने वाली युवतियों को मोटियार कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, जो कि साज वृक्ष में जिनका निवास है। ठाकुर देव ग्राम भूमि के देवता कहलाते हैं। दूल्हा देव की बात करी जाए तो ये बीमारियों से रक्षा करते हैं। गोंड जनजाति प्रकृति पूजक भी होते हैं। गोंड जनजाति क्या होते हैं? प्रकृति पूजक भी होते हैं। इस कारण से ये नाग देवता तथा पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं। इनकी उपजातियों की बात करी जाए तो दो तरह की उपजातियां हैं इनमें, एक व्यवसाय के आधार पर है और दूसरी है आपके निवास के आधार पर।
तो पहले व्यवसाय के आधार पर हम देखते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो है मुकद्दम, जबकि पुजारी का काम करने वाले को प्रधान कहा जाता है। कोयला भूतिस का अर्थ होता है नाचने गाने वाले गोणों को कोयला भूतिस के नाम से जानते हैं। ओझा तांत्रिक या पंडिताई का कर्म करते हैं। सोलाहस बढ़ईगिरी का काम करते हैं और अंगरिया लोहे का काम करते हैं। अंगरिया मतलब अंगारे, तो ये किसका काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं। इन सभी शब्दों के अर्थ आप सभी को याद होने चाहिए। मुकद्दम पंचायत का मुखिया, प्रधान पुजारी, कोयला भूतिस नाचने गाने वाले, ओझा तांत्रिक या पंडिताई का कर्म करने वाले, सोलाहस बढ़ईगिरी, अंगरिया लोहे का काम। इनकी अन्य उपजाति की बात करी जाए जो कि निवास के आधार पर बनाई गई है, जो है राजगोण, धुरगोण, मुरिया एवं मारिया। राजगोण ऐसी गोण की उपजाति है जो कि भूस्वामी कहलाती है। राजगोण राजपूतों के प्रभाव में आने वाले शासक वर्ग से संबंधित हैं, जबकि धुरगोण की बात करी जाए तो ऐसे उपजाति हैं जो कि सैनिक वर्ग का काम करते थे। और वर्तमान समय में राजगोण भूस्वामी और धुरगोण साधारण वर्ग के उपजातियां हैं गोण की। और वहीं अगर मुरिया एवं मारिया की बात करी जाए तो ये अत्यंत पिछड़ी गोण जनजाति हैं। क्लियर है। राजगोण का संबंध किससे था, राजपूतों से था। धुरगोण का संबंध सैनिकों से था। और वहीं मुरिया और मारिया की बात की जाए तो ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गोंड प्रदेश एवं देश की दूसरी बड़ी जनजाति है, जबकि अभी हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा था कि भील प्रदेश एवं देश की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड प्रदेश के साथ साथ देश की भी ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड मूल रूप से द्रविड़ियन परिवार से संबंधित हैं। पारंपरिक रूप से किसान का प्रतीक हल है। इनके घरों में अतिथियों के लिए एक बंगला होता है जो कि घर के से थोड़ा दूर पर बना हुआ होता है। गोंड जनजाति की स्त्रियां सबसे अधिक गुदना प्रिय होती हैं। ये पूरे शरीर पर गुदना गुदवाती हैं। मड़ई गोंड और उसकी उपजातियों का सांस्कृतिक मेला है जो कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में काफी विख्यात है, काफी लोकप्रिय है। और मध्य प्रदेश में मंडला क्षेत्र में ये आयोजित होता है। तो ध्यान रखिएगा, मड़ई मंडला क्षेत्र में आयोजित होने वाला गोंड और उसकी उपजातियों का सांस्कृतिक मेला है। क्वेश्चन अगर आ रहा है आपके एग्जाम में कि गोंड और उनकी उपजातियों का सांस्कृतिक मेला कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपका मड़ई। गोंडों का प्रमुख भोजन क्या है, वो है कोदो का भात। देवगुणी के आधार पर गोंडों के 72 गोत्र होते हैं। खहुल पाटा क्या है, अंतिम संस्कार। गोंडों के यहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के दौरान खहुल पाटा गाते हैं। ये मृतकों का अग्निदाह भी करते हैं और दफनाते भी हैं। याद रखिएगा, गोंड जनजाति मृतक का अग्निदाह भी करते हैं और उनको दफनाने का काम भी कर सकते हैं। नोह डोरा क्या है, दीवारों पर उकेरा गया एक चित्र है। ये जो चित्रकारी आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं नोह डोरा। पेज क्या है, तो गोंडों का महत्वपूर्ण पेयजल है जो कि चावल, मक्का और कुटकी से मिलकर बनाया गया होता है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो कि आदिवासी जाति जनजाति से संबंधित हैं। पहला अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध आदिम जातियां अनुसूचित जनजाति कहलाई हैं। और अगर 342 की बात करी जाए तो उसमें सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाई हैं। अंतर केवल इसका है जो आपका सब ग्रुप है एक। 342(1) में अनुसूचित जनजातियों को वर्णित किया गया है, जबकि 342 में अनुसूचित जातियों को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को 366 के खंड 25 में परिभाषित किया गया है। वहीं अनुसूचित जातियों की बात करी जाए तो 366 के खंड 24 में इन्हें वर्णित किया गया है या परिभाषित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का प्रतिशत 8.6% है, जबकि मध्य प्रदेश में इनका प्रतिशत 21.10% है। 21.10%।
प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में हाल में 24 प्रमुख जनजातियां सहित कुल 46 जनजातियों का निवास स्थान मध्य प्रदेश में है। और अगर इनकी उपजातियों की बात करी जाए तो इनकी संख्या, उपजातियां इनकी मिला ली जाए तो इनकी संख्या लगभग 90 के करीब पहुंच जाएगी। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 90 के करीब आ जाएगी। सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में धार तथा प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो अलीराजपुर में इनका निवास स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करी जाए तो ये कहाँ पर है? धार पर है, जबकि प्रतिशत में ये अलीराजपुर में इनका निवास स्थान सबसे ज़्यादा है। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति दोनों ही शब्दों का प्रयोग किसका? अनुसूचित जनजाति तथा जाति दोनों ही शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया है? तो भारतीय संविधान में किया गया है। लेकिन इनका प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों शब्दों का प्रथम प्रयोग साइमन कमीशन के दौरान किया गया है। वहीं अगर आदिवासी शब्द की बात करी जाए तो ये पहली बार प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां क्रमशः भील, गोंड एवं कोल हैं। और अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में इनका क्रम भील, गोंड तथा बैगा है। प्रथम तथा द्वितीय दोनों सेम है, मतलब भील और गोंड। एवं भारत में तीसरे स्थान पर आपकी बैगा जनजाति है। और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर कोल जनजाति है। आदिम जनजातियों के सामाजिक धार्मिक जीवन का एक पहलू टोटम या टोटमवाद कहलाता है। टोटम गोत्र का पहचान है। ये टोटम कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी, जिसे ये अपना गोत्र चिन्ह बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? टोटम कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं